हाँ जी, आ गए आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 3 ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट। ये केस स्टडी भी ऐसे ही कि पहले इशू करी सैम्पल केस स्टडी है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे आज हम वो भी कवर करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले एमसीक्यू पे चलते हैं अपने। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। इसमें है दिल्ली तमिल संगम में ये फिक्स्ड ऑनरेरियम पे करती है म्यूजिक परफॉर्मर को, लेकिन शिवम ने रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। उसने कहा कि मेरी जगह डायरेक्ट पे कर दो हेल्प ऑल को, जो पुअर लोगों की मदद करती है। तो और इसमें आगे पूछा व्हाट वुड बी द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस ट्रांजैक्शन में। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो डीटीएच है दिल्ली तमिल संगम, इसने सीधे हेल्प ऑल को पे करा है, तो इससे यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर नहीं लगा, यहाँ पे इसकी इनकम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में होना क्या था, ये पहले शिवम को पे करती, शिवम आगे जाके हेल्प ऑल को पे करता। तो अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता तो हमारे पास क्या सीन बनता। तो उसमें जो डीटीएच है ये तो 10,000 का एक्सपेंस ले ली थी, शिवम के हाथ में 10,000 की इनकम आई थी, 10,000 का एक्सपेंडिचर आ जाता। फिर बाद में वो हेल्प ऑल को पे करता तो उसकी इनकम में 10,000 जुड़ जाते। तो अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो इस सिनेरियो में 10,000 की इनकम यहाँ पे जुड़ी है और 10,000 की इनकम यहाँ पे भी जुड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे दोनों के में टैक्सेबल होगा, तो इसका आंसर हो जाता है डी, दोनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे सेकंड का एमसीक्यू है। इसमें मिस्टर अरविंद ने बैंक ओपन करा है कंट्री पी में। उसने डिपॉजिट करे हैं कुछ 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख और 25 लाख। टोटल कितने हो गए, 5 7 12, 12 12 24, 24 से 25 49 हो गए। और इसने जो 12 लाख का जो डिपॉजिट करा था वो अर्लियर विड्रॉल करा था, उसी से करा था। तो 49 में से हम 12 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे 37। और 37 और इसने बाद में जो आउट ऑफ 25 डिपॉजिट इसने 2 लाख विड्रॉल भी कर लिए हैं। अब ये वाला जो हमारे पास विड्रॉल है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। हमारे पास जो रूल 31E कहता है वो कहता है कि सम ऑफ ऑल डिपॉजिट होना चाहिए, और डिपॉजिट जो पहले किसी विड्रॉल से करे वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हमने ये 2 लाख इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि केवल विड्रॉल है, डिपॉजिट नहीं है। और यहाँ पे ये जो इसने जो डिपॉजिट ऑफ 12 लाख का है वो पहले से विड्रॉल से करा हुआ था, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं करा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी, 37 लैक्स। आगे देखते हैं थर्ड एमसीक्यू क्या है। क्योर हाउस आईएनसी ने ऑप्ट करा है एडवांस रूलिंग फॉर प्रोजेक्ट। तो उसने एडवांस रूलिंग के लिए करा है, तो ये बताओ बाइंडिंग किस किस पर होगी। तो हमने अगर 245 एस देखते हैं इसमें सेक्शन, तो उसमें क्या है 3 जनों पे एडवांस रूलिंग लगती है, जो एप्लीकेंट होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, और पीसीआईटी सीसीआईटी, और साथ में उसकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़, इन तीनों पे ही लगता है। ध्यान रखना है यहाँ पर फ्यूचर सिमिलर ट्रांजैक्शन होते हैं, ये एमसीक्यू बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है। तो फ्यूचर जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे सिमिलर ट्रांजैक्शन, उस पर हमारी एडवांस रूलिंग नहीं लगती, चाहे वो सेम ही बंदा क्यों ना हो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है क्योर पे लगेगा, जुडिशनरी पे लगेगा, तो इसका आंसर हो जाता है सी। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी कंसिडर्ड एज परमानेंट ऑफ मिस्टर शिवम। अब मिस्टर शिवम एंड उसके होम से रिलेटेड हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिवम जो है रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में रहता है, अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड जो उसकी डॉक्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि कंट्री क्यू में जो है उसको आरएफए दिया हुआ है, उसके एम्प्लॉयर ने 3 साल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड इन्फॉर्मेशन भी हमें एक दी हुई है इसमें, वो लिखा हुआ है शिवम के पास एक रेजिडेंशियल हाउस भी है मुंबई में, पर उसने वो लेट आउट करा हुआ है 50,000 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परमानेंट होम के लिए हमारे पास आर्टिकल 4 लग जाएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है, परमानेंट होम के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, बस वो ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, और उसमें हम उस प्लेस को भी इंक्लूड कर देंगे, उसने कोई रेंट पे लिया प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो डिफेंस कॉलोनी में, यहाँ पे तो इसके परमानेंट होम माने जाए क्योंकि अवेलेबल तो ऑल टाइम के लिए उसके पेरेंट्स रहते हैं। सेकंड हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रेंटेड है, उसने रेंट पे लिया हुआ है। सेकंड आता है ओन हाउस, जो मुंबई में से लेट आउट करा हुआ है, ये नहीं माना जाएगा बिकॉज ये उसने लेट आउट करा है, यहाँ पे वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है रहने के लिए। तीसरा आता है आरएफए एम्प्लॉयर ने दिया कंट्री क्यू में। अब इसको हम मान भी सकते नहीं भी मान सकते, क्योंकि 3 साल के लिए दिया हुआ है, 3 साल प्रोलॉन्ग पीरियड हम मान भी सकते नहीं भी मान सकते। तो इसका आंसर या तो हमारा सेकंड हो सकता है या फिर सेकंड एंड थर्ड दोनों हो सकता है। तो जो इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे उसी हिसाब से आंसर कर देंगे हम। अब देखो
इसके आंसर में ओनली सेकंड का ऑप्शन, लेकिन सेकंड थर्ड का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट थर्ड का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अरविंद ने एक्वायर करा हुआ है फ्लैट कंट्री पी में 50 लाख का, उसमें से जो 20 लाख है पहले से टैक्स हो चुका है। तो एसेट जो कम टू द नोटिस ऑफ ए हो, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्लैट 1/4/20 को 90 लाख है, तो बताओ कितनी चार्जेबल होगी टैक्स में। जैसे हमें पता है कि जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो जितना चार्ज पहले से हो चुके होते हैं उसको दोबारा से नहीं चार्ज करते हैं, तो जो प्रोपोर्शनेट होगा वो हम चार्जेबल हो जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 30/50, तो ये हमारा जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू DTAA विद कंट्री क्यू एग्जामिन वेदर शिवम इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कंट्री क्यू। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है हमें। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि शिवम इंडिया को लेफ्ट करता है 30 सितंबर को, क्योंकि उसने 30 सितंबर को लेफ्ट करा है तो 182 या उससे ज़्यादा दिन वो इंडिया में रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया। अब देखते हैं वो इंडिया का ROR है या फिर RNOR है। तो इसके लिए हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें लिखा है कि शिवम अपनी इंजीनियरिंग करता है बिट्स कंट्री पी से, और उसके बाद इंडिया में आ जाता है 2011 में, और उसके बाद वहीं पे जॉब करता है। सिंस देन ये अपना वर्किंग विद MNC दिल्ली में ही काम कर रहा है 2011 के बाद। तो इससे हमारी ROR की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये ROR है। अब ये इंडिया का तो रेसिडेंट बन गया है। अब देखते हैं कंट्री क्यू का, कंट्री पी का ये रेसिडेंट है या फिर नहीं है। सॉरी, हाँ, कंट्री क्यू का पूछा है इसमें, कंट्री क्यू का देखते हुए रेसिडेंट है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एज पर कंट्री क्यू लॉस के अकॉर्डिंग जो अगर वो मोर देन 180 डेज रह लेता है फाइनेंशियल ईयर में तो भी उसको मान लेंगे। अब वो लगभग 182 डेज के लगभग 184 डेज के आसपास वो इंडिया में रहा है, तो उसके आगे हम देखें 180 डेज से ज़्यादा भी वो उसमें रहा है अपने कंट्री क्यू में, तो वो वहाँ का भी रेसिडेंट मान लेंगे। तो अब दोनों का रेसिडेंट आ गया, तो टाई ब्रेकर रूल लगाएंगे आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 पहले क्या था, परमानेंट होम। परमानेंट होम हमने देखा उसके दोनों जगह पर है, हमने जब MCQ करा तो उसमें दोनों जगह पर है परमानेंट होम। वहाँ पे उसके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है उसको RFA, और इंडिया में तो उसकी फैमिली रहती है। अब परमानेंट होम दोनों जगह पे हो गया, तो अब हम देखिए सेंट्रल ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, जो उसका पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन कहाँ पर ज़्यादा है। तो इसके लिए अब हम ऊपर देखते हैं, हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जो शिवम है वो कार्नेटिक म्यूज़िक परफॉर्म करता है दिल्ली में, और वहाँ पे कुछ वो चेन्नई में ही परफॉर्म करता है जिसके वो पैसे नहीं लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक तो वो म्यूज़िक परफॉर्म करता है, और दूसरा हमने देखा था कि उसकी मुंबई में प्रॉपर्टी भी है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में उसका पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वो इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे उसको। देखते हैं आंसर में हमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहले तो आंसर में प्रोविज़न बता दिया कि ऐसे-ऐसे प्रोविज़न है रेसिडेंट का। यहाँ पे भी रेसिडेंट का बताया हुआ है। अब ये ROR का प्रोविज़न हमें बता दिया है। यहाँ पे बताया कि टाई ब्रेकर रूल लग जाएगा, क्योंकि वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा का भी लिया है वहाँ पर। तो अब टाई ब्रेकर रूल लग जाएगा, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी उन्होंने देख लिया, वहाँ पे घर है उसका, और कंट्री क्यू में भी उसको RFA मिला हुआ है। RFA मिला हुआ है, तो वो दोनों जगह का उसका रेसिडेंट बन गया, परमानेंट होम है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इकोनॉमिक रिलेशन देखते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन में शिवम ओन से प्रॉपर्टी ओन करता है, वो कार्नेटिक म्यूजिक भी परफॉर्म करता है, तो इस हिसाब से उसका हम देखेंगे शिवम शैल बी डीम टू बी रेसिडेंट ऑफ कंट्री इंडिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू DTAA विद कंट्री आर, comment on whether the provision of consultancy service through Sudha would be creation of PE in India of Cure House INC country R company। ठीक है, इससे रिलेटेड केस स्टडी में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है केस। हाँ जी, इसमें हमें दिया हुआ है द एंगेजमेंट बिगिन ऑन May 20 को बिगिन होता है, कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। जो एंगेजमेंट वो कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर होता है, बट जो सुधा है उसको कुछ काम से ट्रेवल करना पड़ता है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका इनका DTAA क्या कहता है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास DTAA का कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में अगर हमें DTAA दिया हुआ है केस में, तो हमें उसको ज़रूर पढ़ना है। चाहे वो पूरा पढ़ने पे हमें लगता हो भले वो UN मॉडल से पूरा मैच करता है या हमारा OECD से मैच करता है, फिर भी हमें स्टिक रहना है अपने उसी पे, क्योंकि कई बार क्या होता है एक छोटा सा वर्ड चेंज कर देते हैं वो क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से हमारा पूरा
आंसर चेंज हो जाता है। पर हम ये एजम्पशन लगा के रखते हैं कि वो हमारे यूएन मॉडल से मैच करता है, तो हम एज पर यूएन मॉडल जो हमारी बुक में दे रखा है हम उससे आंसर निकालते हैं। बट वो गलत होगा हमारा। हमें जो क्वेश्चन में केस स्टडी में जो दिया हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंग निकालना है, भले ही वो पूरा कॉपी पेस्ट हो, पर हमें उसी को एनालाइज करके ही निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में कंट्री आर का क्या दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ फर्निशिंग ऑफ सर्विस जो है, इसको भी हम पी इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू एन एम्प्लॉय, इसको भी पी मान लेंगे। बट ओनली वेयर एक्टिविटीज ऑफ द नेचर कंटिन्यू विद इन द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट फॉर मोर देन 180 डेज। वो May 20 से, वहाँ पे जो हमने देखा है वो May 20 से कंटिन्यू हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो वो हमारा 180 डेज से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सुधा को ट्रैवल करना पड़ा। बट यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, जो एक्टिविटीज़ ऑफ द नेचर है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो हमारा एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो हमारा जो पी होगा उसका क्योर आईएनसी का इंडिया में मान लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, अब हम इसका आंसर देखते हैं। हाँ जी, इसमें देखते क्या लिखा है, सर्विस फी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटी। फिर लिखा कंटिन्यूएशन एक्टिविटी, द प्रोजेक्ट ऑफ क्योर आई हाउस प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस विल एक्सपोज क्रिएशन ऑफ पी इन इंडिया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है इसमें, इसको देख लेते हैं। Determine the total income and tax liability of Shivam for the previous year 2021 as per the income tax compute in the manner tax liability should be minimum। मतलब हमें BAC भी निकालना है इसका और नॉर्मल वाला भी निकालना है। इग्नोर द परक्विजिट वैल्यू ऑफ RFA। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं इसमें हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे देखेंगे इसमें काफ़ी सारे फॉरेक्स रेट्स दिए हुए हैं जो कि नेसेसरी भी हैं, तो इसमें हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें हमारे 3 रूल्स लग जाएंगे, रूल 26, 115 और 128। आप अगर आपको इससे अगर आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप इसके लिए मेरा शॉर्ट्स देख सकते हैं। मैंने इस पर शॉर्ट्स बनाया, उसमें मैंने अच्छे से इन तीनों रूल को समझाया हुआ है। तो रूल 26 हमारा लगता है, जब हम TDS हम करते हैं, फॉरेन पेमेंट करते हैं, उस पर हमें TDS काटना होता है, जो हमारा TTBR होता है, डेट ऑफ डिडक्शन का। 115 होता है फॉरेन इनकम, जो हमारी इनकम का पार्ट बनती है टोटल इनकम का। इसमें हमारे दो तरह के रेट्स लगते हैं, वो काफ़ी थोड़ा डेप्थ में हो जाए, वो आप शॉर्ट्स देख लेना उसके लिए। और रूल 128 FTC लगता है और अबव इनकम। FTC जो हमारा फॉरेन इनकम है, इस पे जो हमारा FTC होगा उसके लिए हम कौन सा रेट लेंगे, वो होगा लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ का रेट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। हाँ जी, अब हम देखते हैं, अगर हमें क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमें दिया हुआ है इसमें कि शिवम जो है, इसका जो MNC ऑफिस है, जो इंडियन ऑफिस है, वो 70,000 रुपये बेसिक सैलरी और 30,000 रुपये की इसको DA मिलता है, और बाकी 5,000 रुपये का इसको स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो जो इसका 1,05,000 हो गया, वो इसको मिलता है 1/4 से 30/9 तक, इसको 1,05,000 मिलता है इसको 6 महीने के लिए। और बाकी जो है इसका जो कंट्री क्यू में गया है, तो वहाँ पे इसकी सैलरी एक तो 1,400 QGD है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस उसको मिलता है 1,000 का, तो 2,400 इसका हो गया, और वहाँ पे इसका टैक्स भी कटता है, तो इसके लिए हमें FTC हमारे लिए इसके लिए मिल जाएगा। FTC जो है इस पर अवेलेबल हो जाएगा हमें। तो जो हमारा 1/10 से अगर हम देखें 31/3 तक जो होगा 2,400 QGD जो है, वो इसकी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम, और इस पे जो हमें टैक्स हमें FTC मिल जाएगा। अब हमें 1/10 से क्यों होगी, क्योंकि उसने 30 सितंबर को छोड़ा है, 1/10 से इसे कंट्री क्यू में चला गया है। ठीक है, अब हम आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। हाँ, अब आगे इन्फॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है कि इसको बोनस मिला है 3 लाख रुपए का। कब मिला है इसको, October 20 में मिला है, तो ये इसका इनकम मान लेंगे। ठीक है, और आगे हमें क्या दिया हुआ है, शिवम ने इन्वेस्ट करा है ओवरसीज सैलरी को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करा है, वहाँ से उसको 5,000 रुपये की जो इंटरेस्ट इनकम मिल गई है, 5,000 रुपये की इंटरेस्ट इनकम मिल गई है, और जो है वहाँ पे 15% पे टैक्स है, और जो DTW में वो भी 15% पे टैक्स है। तो इस पर जो है, इस पर भी हमें FTC मिल जाएगा, क्योंकि 15% पे टैक्स है। और यहाँ पे जो हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा रूल 115 लग जाएगा, जो कि कहता है लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ का जो
करेंसी रेट होगा हम उसको ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम आगे देखते हैं आगे क्या है। उसने परचेज कुछ शेयर्स पे परचेज करे हैं जिस पे इसको डिविडेंड मिला है 1000 QGD का, और वो उसका क्रेडिट हो गया बैंक में। तो ये भी सेम है इसका, यहाँ पे भी इसको क्या कहते हैं, रूल 115 लग जाएगा हमारे करेंसी रेट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो डिविडेंड है ये इसका एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर है, तो हमें FTC जो है इसका वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसने जो अर्न करी है सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट अर्न करी है, तो जो कि लेकिन एग्जेम्प्ट है तो हमें इसको टैक्स नहीं कटा है, तो इस पर भी FTC नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी रूल 115 ही लगेगा, बट यहाँ पे जो है लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ की जगह यहाँ पे लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर लगेगा। अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो आप देख लेना, उसमें यही है। और अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसकी मंथली रेंटल इनकम आती है 50,000 रुपये की, और जो इसने 2 महीने का जो रेंट है वो उसने इन्वेस्ट करा हुआ है, और उस पर इसको इंटरेस्ट की इनकम मिलती है 10% की। ठीक है, और हर्ष जो मिस्टर हर्ष इसको टेनेंट है, उसने एक 4,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स पे करा हुआ है। इसका हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा म्यूनिसिपल टैक्स का, क्योंकि ओनर ने पे नहीं करा है। जो ओनर पे करता है उसी का हमें डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से। और शिवम ने एनुअली स्पेंड करें 60,000 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉर डिसेबल मदर, तो इसके लिए हमें 80 DD मिल जाएगा। 80 DD में, क्योंकि हमें एज नहीं दी है इसकी इसकी मदर की, तो इसके लिए हम इसके 75,000 का वो है फ्लैट डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग हिज इंजीनियरिंग डेज शिवम ने इन्वेस्ट करा था बॉन्ड्स में ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री P, जहाँ से उसको एनुअल इंटरेस्ट मिली 30,000 रुपये की मिली है, जो कि एग्जेम्प्ट है। ठीक है, कंट्री P में जब एग्जेम्प्ट है तो FTC नहीं मिलेगा, और 30,000 रुपये हम इसका ले लेंगे इसकी। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसको केवल FTC 2 ही चीज़ों पे अलाउड है। एक जो है इसकी सैलरी पे जो टैक्स कटा होगा वो है, और एक जो इसकी इंटरेस्ट जो है कंट्री Q से वो है, उस केवल इन दोनों पे ही FTC इसको मिल जाएगा, बाकी किसी पे भी FTC नहीं मिलेगा इसको। चलिए अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप देखिए इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे रेट्स दिए हुए हैं, तो जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से रेट्स लगा लेंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ, तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है 70, 30 और जो 1,05,000 की इनकम, 1,05,000 जो इनकम है वो 6 महीने के लिए इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इसका बोनस भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब जो इसकी सैलरी है यहाँ पे 393 और 281, ये जो आई है आप नोट देख लेंगे तो इसमें उसी तरह कैलकुलेट करिए जिस तरह से मैंने आपको ऊपर रूल में बताया है, ये आ जाएगा। और 50,000 का जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ पे देखना 50,000 का स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमें कॉमन मिलता है, जो दोनों सैलरी का अलग अलग नहीं मिलेगा। जो इंडिया में है और जो फॉरेन में जो इसने सैलरी कमाई है, दोनों पे इसको मिला है स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे देखते हैं, FTC की कैलकुलेशन में काम आएगा ये। और अब हम आगे देखते हैं, ये भी हम देखते हैं, इसकी वैल्यू 6 लाख है। 50,000 रुपये मंथली था, तो 12 महीने का देखते हो 6 लाख इसकी बन जाती है, और 1,80,000 30% का मिल जाएगा। यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स नहीं मिला है, आप देख लीजिए। और ये सारी इनकम जिस तरह से मैंने बताई वैसे ही हुआ है कैलकुलेट। 80 DD में मिल गया 75,000, और 80 GG जो है इसके हम 60,000 की कैलकुलेशन भी बाद में देख लेंगे नीचे। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। हाँ, आगे हमें दिया हुआ यहाँ पे ये टैक्स है, ये तो खुद से कैलकुलेट हो जाएगा। बस हमें इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, FTC की कैलकुलेशन कैसे करी इन्होंने। ये यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट करा हुआ है जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं 80 GG की कैलकुलेशन कैसे करी हुई है इन्होंने। जो 5 वो हमारा लोअर आता है 80 GG में 5,000 पर मंथ, 60,000 आ गया। और यहाँ पे मैं आपको ये इनकम के अमाउंट मैच करवा देता हूँ पहले ऊपर से, आप देखना। यहाँ पे जो है हमारी इनकम है 23,13,292 की तो हमारी ग्रॉस इनकम दी रखी है, और 21,78,290 की हमारी टोटल इनकम दी हुई है। अब इन दोनों फिगर को आप याद रखना। हाँ ठीक, हम देखेंगे जो हमारा और 25% ऑफ AGTI एडजस्टेड एडजस्टेड टोटल इनकम जो होता है हमारा ATI, उसमें देखेंगे यह जो हमारा 2238 कैसे आया हमारा, ये हमारा 23,292 जो हमारी GTI थी, उसमें से हमें 75,000 का जो 80 DD था वो मिल गया, तो 2238 आ गया, वही है अपना। और आगे देखते हैं एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ AGTI। एक्चुअल रेंट हमारा बन गया है 3 लाख रुपये बन गया है, ये हमारा एक्चुअल रेंट 25,000 आ गया है, और यहाँ पे 10% ऑफ ATI आ गया, ये हमारा 76,000
36,000 आ गया। जो लोअर हमारा आ गया 60K है हमारा लोअर। और अब देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं ये हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है हमें, ये एक्चुअल रेंट वाली। देख सकते हैं यहाँ पे शिवम ने जो पे करा है, रेंट पे करा है 25,000 रुपये पर मंथ का फॉर द सेड अकोमोडेशन। 25,000 अगर हम देखते हैं 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो हमारा 3 लैक्स आ जाता है जो वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने देख ली है। इसके बाद FTC की कैलकुलेशन देख लेते हैं बस। FTC में जो हमारी डबली टैक्स इनकम है वो हमारी कल फॉरेन वाली सैलरी होगी वो होगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो 50,000 का जो हमें स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिला है वो कॉमन मिलता है दोनों सैलरी में से, चाहे इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो। तो उसमें से जो इंडियन वाली जो हमारी टोटल सैलरी थी वो 1604 की बनेगी, और जो हमारी फॉरेन वाली सैलरी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 674 की बनी है। तो उसका जो प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमें 21,026 रुपये का मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डबली टैक्स इनकम आ गई वो हमारी 653 आ गई। कंट्री क्यू में हमारा 15% टैक्स लग गया तो 98,000 हो गया। और इंडिया में 484,626 जो हमारी टोटल टैक्स आया था वो है, और 2178 का जो हमारा मैंने ऊपर बताया था हमारी टोटल इनकम। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 22.248% आ गया। तो जो हमारा लोअर है 98,000 उसका हमें FTC मिल जाएगा। ये सैलरी का था। और सेम अगर हम देखेंगे हमारा 15% इंटरेस्ट पे भी था, और 22.248 हमारा हमारा एवरेज इंडियन टैक्स रेट निकला है। तो उसके अकॉर्डिंग 36,000 का हमें FTC मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा FTC होना चाहिए 98,000 और 36,390। ये देख लीजिए 98,000 36,390 हमारा FTC बन गया, और हमारा टोटल नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब हमें दूसरा निकालते हैं 115 BAC में। 115 BAC हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमें दो चीज़ें में चेंज आ जाएगा। जो हमें स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो नहीं मिलेगा 50,000 का सैलरी से, और साथ में जो हमने FTC की कैलकुलेशन में प्रोपोर्शनेट हमने FTC से डायरेक्ट करा था स्टैंडर्ड डायरेक्शन वो भी हमें नहीं मिलेगा। और साथ में 80DD और डबल जी ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी ये तो सैलरी सेम हो गई, ये हमारा पूरा हो गया सैलरी की टोटल इनकम, स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमें नहीं मिला। ये भी देखें ये भी पूरा सेम है, ये तो पूरा सेम है ही है, और यहाँ पे हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिला है। और अगर हम यहाँ पे अपना FTC देखते हैं जो हमारी ये दोनों कैलकुलेशन है नीचे, FTC कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी डबली टैक्स इनकम है वो तो हमारी बिल्कुल ऊपर जैसी 674.80 880 674.880। अब इसमें से हमारे जो 21,000 का जो हमें ऊपर मिला हुआ था इस जगह पर स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमारा डबली टैक्स के अकॉर्डिंग जो 15% पे कंट्री क्यू में टैक्स लगा है तो वो हमारा 1,01,000 आ गया। और हमारा अब देखिए रेट जो हमारा है 19% हो गया है, वो हमारा कम हो गया है क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो हमारा कम हो गया है अब। और अगर 23,000 जो हमारी टोटल इनकम थी उसके अकॉर्डिंग 1,32 निकल गया है, तो हमारा जो सैलरी के ऊपर FTC बनता है वो 1,01,000 का बनता है। और सेम बेस पर अगर हम देखें 36,000 यहाँ पे बनता है। तो ये दोनों FTC ऊपर वाली 1.5 BAC के कैलकुलेशन मिल लेंगे तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा। तो जिसको केवल केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडी करनी थी वो यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं जो हमारे ICAI ने जो सैम्पल केस स्टडी निकाली थी उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे अब मैं वो कराऊंगा। अब हम अपनी सैम्पल केस स्टडी करते हैं। इसके अब हम MCQ देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारा पहला MCQ जो है वो है MCQ नंबर 3। इसमें क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट होल्ड गुड फॉर OECD। OECD के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले देखते हैं OECD लेस डाउन द रेसिडेंट पे टैक्स लेता है वो रेसिडेंट स्टेट पर, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला भी देखते हैं, इट इज़ एसेंशियली फॉर मॉडल TT बिटवीन टू डेवलप्ड नेशन। अगर आप ये दोनों चीज़ें देखते हैं ये दोनों आपको पेज नंबर 9.2 पे मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है OECD के बारे में। और यहाँ पे अब ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेवेंट आर्टिकल ऑफ कन्वेंशन प्रोवाइडिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, ये केवल हमारा मॉडल जो हमारा UN मॉडल होता है केवल उसी में डिडक्शन का होता है एक्सपेंडिचर का। बिजनेस प्रॉफिट से रिलेटेड OECD में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। बिजनेस प्रॉफिट से रिलेटेड बताया हुआ पर उसमें जो एक्सपेंडिचर की डिडक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं बताया हुआ है। और चौथा में जो C है वो हमें बताया हुआ है रिलेवेंट आर्टिकल ऑफ P एक्सप्लिसिट डील्स विद सर्विस फी।
सर्विस पी से रिलेटेड ये दोनों जो ऑप्शन है केवल यूएन मॉडल में है। जो सर्विस पी से रिलेटेड केवल हमारे यूएन मॉडल में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें नो बताया हुआ, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाता है फिर अपना सी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है, ओईसीडी मॉडल में जो हमें रूल क्या होता है अपना डुअल रेसिडेंसी केस में। ये भी हमने कहा था आर्टिकल हमारा, इस पे आर्टिकल अपना 4 लग जाएगा। सीक्वेंशली इसका आंसर अपना आ जाता है सी आ जाता है। सी में हमें दिया हुआ है ऑर्डर इन परमानेंट होम, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, हैबिचुअल अबॉर्ड और नेशनलिटी। ये हमारा लास्ट, हमने शायद लास्ट की स्टडी में करा था उसमें था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर परमानेंट होम इन द केस ऑफ टाई ब्रेकर। ये मुझे लगता है इसका आंसर आईसीआई ने गलत दिया हुआ है, बिकॉज अगर हम देखें अवेलेबल एट ऑल टाइम्स होना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया था, और प्लेस ऑन रेंट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड का हमारा ये भी इंक्लूड होता है। अब आईसीआई ने पता नहीं क्यों इसका आंसर बी दिया हुआ है, बल्कि ये तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए लिया हुआ है, तो बी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। और एक तो बी तो इसका आंसर होगा ही नहीं, और साथ में इसका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड विद कोन, तो ये भी अवेलेबल ऑल टाइम है, ये भी नहीं होगा। अब वो एकोमोडेशन अगर रेंट अगर ऑक्यूपेशन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होगा तो वो नहीं होगा इसका आंसर। अब या तो इसका आंसर ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, पर आईसी ने गलत बताया तो कुछ कह नहीं सकते इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू 7। इसमें क्या है, फॉर्म 67 मैंडेटरी फाइल करना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। ये हमारा इसमें रूल 128 लग जाता है एफटीसी से रिलेटेड। आप मॉड्यूल में देखेंगे 60 में, तो उसमें एनेक्जर 5 में दिया हुआ है ये। उसमें अगर आप रूल 8 दे रख वो सब रूल 8 देखते हैं तो उसमें ये पहली वाली बात कही हुई है, और फिर 10 देखते हैं उसमें थर्ड वाली बात कही हुई है। तो जो इसमें बात सही है, जो हमारी फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड में सी आता है इसका, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इसका सी। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वाइल इंटरप्रेटिंग टैक्स ट्रीटी, बजट जो स्पीच आती है अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर की, वो लॉ विच किस में फॉल करती है। ये मैंने बताया था आपको लास्ट की स्टडी में भी, ये इंपॉर्टेंट वाला अपना है, तो ये अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आता है। ये आपको टैक्स ट्रीटी वाले चैप्टर में मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाता है अपना बी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है हमें। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग 31/5 को कर दी हुई है इन रिलेशन ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय मिस्टर जेम्स इन कंटेक्स्ट ऑन 7/7/17। जो उसने करी थी 31 मार्च को, कही थी 7/7/17, हमारे 30 डेज बाद है, तो क्या वो विड्रॉ कर सकता है नहीं कर सकता सच एप्लीकेशन। इसके रिलेटेड हमने जो एम के जैन का एक केस है उसमें पढ़ा हुआ है कि वो 30 डेज के बाद भी कर सकता है, अगर रीजनेबल, अगर जस्टिफाइबल रीजन है तभी वो कर सकता, तभी वो कहते हैं एप्लीकेशन देके वापस ले सकते हैं, अपना परमिशन ले सकता है एआर से। कि जस्टिफाइबल होना चाहिए, इसके लिए हमें कोई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो इसका आंसर हो जाता है अपना 9 का हो जाता है डी। हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये 3 ही क्वेश्चन है जो सबसे अलग है केस स्टडी डाइजेस्ट से। देखते हैं इसमें क्या क्या कहा है। द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज मेड अ रिक्वेस्ट कंट्री वाई टू प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन, पर कंट्री वाई के टैक्स ऑफिसर ने डिनाइड कर दिया कि हम वो प्रोवाइड नहीं करें बिकॉज हमें कोई रेवेन्यू बेनिफिट ही नहीं होता। ठीक है, और साथ में ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन में क्या है, क्योर कैन क्योर हाउस आईएनसी अप्रोच द एआर टू प्रोवाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट अंडरटेकन इंडिया, इस सुधा एलिजिबल है उस एआर के पास एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट के सेकंड का आंसर। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आर्टिकल गलत दिया हुआ है आईसीए ने, ये आर्टिकल 26 है 28 नहीं है। तो अब हम देखते हैं, जब हमें कब कोई नहीं दे सकता इन्फॉर्मेशन सामने कंट्री, जब वो नॉट ऑप्टेनेबल अंडर ओनली, जब उनके खुद के लॉ के अंदर वो ऑप्टेन नहीं कर सकते हो या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, वो तभी हमें मना कर सकते हैं। ये हमें पैराग्राफ 3 में ये बात बताई हुई है इन्होंने। और यहाँ पे लिखा द रिक्वेस्टेड कंट्री कैन नॉट बी डिक्लाइन बिकॉज देयर इज नो डोमेस्टिक इंटरेस्ट। यहाँ पे भी ये बात लिखी है केवल डोमेस्टिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो मना नहीं कर सकता, तो इसमें वो जस्टिफाइड नहीं है। हाउएवर वहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, अगर जो स्पेसिफिक लिमिटेशन जो हमारे पैराग्राफ 3 में है, अगर वो उस तरह की लिमिटेशन है तो उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो उस केस में जो है ये लोग जस्टिफाइड है नहीं प्रोवाइड करने पर। ठीक है, जो हमने सेकंड देखा था वो सुधा क्या एलिजिबल है एआर के पास एप्लीकेशन करने के लिए। तो इसके लिए पहले हम केस स्टडी पे जाते हैं अपनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सुधा के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है 70 करोड़ ही है, जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू यहाँ पे 70 करोड़ है। जो हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन में वो लिखा हुआ है 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन वैल्यू की तभी कोई इस पर कर सकता है एप्लीकेशन।
AR पे इसके रिगार्डिंग। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए ये लिखा हुआ है कि एज पर 245 एन जो रेजिडेंट एप्लीकेंट है वो प्रपोज टू बी अंडरटेकन ट्रांजेक्शन आए NR के साथ वो कर सकता है अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू कैन फाइल द एप्लीकेशन फॉर डिटर्मिनेशन सच इन द प्रेजेंट के जो केवल 70 करोड़ ही है तो ही कैन नॉट फाइल द एप्लीकेशन द सेट प्रोजेक्ट। तो हम इसका लास्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पहले तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कंट्री वाई लिखा हुआ है, इसको कंट्री क्यू करना है हमें। यहाँ पे क्या है, इंडिया का जो DT है कंट्री क्यू के साथ तो DT है पर कंट्री एन के साथ DT नहीं है। तो बताओ सिग्निफिकेंस क्या होगी बिजनेस कनेक्शन और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की। जैसे हमें पता है जब भी कंट्री के साथ हमारा DT होता है तो जिस कंट्री में PE होती है उस कंट्री में हमारी टैक्स होती है इनकम, और जब हमारा DT नहीं होता तो हमारा बिजनेस कनेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स हम निकालते हैं, टैक्स होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब आंसर थोड़ा सा डिफरेंट दिया होगा, अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है 911 में जो हमें बिजनेस कनेक्शन के बारे में बताता है, और बाद में लिखा है देयरफॉर अगर किसी कंट्री के साथ में DT है और फिर PE नहीं है तो उस केस में हम टैक्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि PE नहीं है तो DT के अकॉर्डिंग टैक्स हो नहीं सकता। देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस कनेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि अब हमारा DT मोर बेनिफिशियल हो गया SSC के लिए, तो DT लगेगा जिसमें कि हमारा टैक्स नहीं हो सकती। तो हाउएवर इन केस ऑफ DT जो एट्रीब्यूटेबल होगा वही हमारा टैक्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंट्री क्यू है तो उससे हमारा जो ओनली PE है क्योंकि हमारा कंट्री क्यू के साथ DT है, कंट्री एन के साथ DT नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन जो इंडिया में है फिर उसी पे टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको पेपर 6 की कोई भी केस स्टडी में, नॉट ओनली केस स्टडी डाइजेस्ट, किसी भी केस स्टडी वो MTP की हो या एग्जाम की किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस केस स्टडी को पहले पिकअप कर लूँगा वीडियो के लिए। या फिर आपको कोई किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आप वो भी बता सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मुझसे आप क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। और आप यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, मैं ऐसी छोटे कंसेप्ट के रिलेटेड और केस स्टडीज़ की वीडियो लाता रहूँगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।